एक लड़की जिसकी माँ की मृत्यु बचपन में हो जाती है और वो लड़की पढ़ाई लिखाई में कुछ ज़्यादा ही तेज़ थी, तो वो अपने दादा दादी के यहाँ रहती थी और दादा दादी उसकी पढ़ाई से इतना ज़्यादा गर्व महसूस करते थे। उन्हें यकीन था कि मेरी जो पोती है आने वाले समय में मेरा, मेरे परिवार का और इस पूरे गांव का नाम रोशन करेगी, क्योंकि वो गांव में इकलौती ऐसी लड़की थी जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाई करती थी। मतलब वो स्कूल से आना, स्कूल से आ कर के फिर ट्यूशन जाना, ट्यूशन से आ कर के घर का काम करना, फिर पढ़ाई लिखाई पर अपना ध्यान देना, ये उसका रोज़ का दिनचर्या था। इसी बीच अचानक लड़की एक मेन रोड पर धान के खेत के बीच बेहोशी की अवस्था में पाई जाती है और उसे काफ़ी लोग ढूंढने की भी कोशिश करते हैं। लड़की मिलती है और मिलकर उसे उठा करके अस्पताल लेकर के जाया जाता है। अस्पताल ले जाने के बाद जो बातें डॉक्टरों ने बताई और जो बात लड़की बताई, ये सुन करके हर कोई हैरान हो जाता है कि इस मासूम सी लड़की के साथ कोई ऐसा कर सकता है। और कहा जाता है ना कि बुरे कर्मों का हमेशा बुरा ही नतीजा होता है। और जो लड़का इस लड़की के साथ दरिंदगी किया था, उसके साथ ऐसा सलूक होता है कि उसने कभी इस बारे में सोचा तक नहीं होगा कि हमारे साथ ये घटना घट सकती है। क्या है ये पूरी सच्ची घटना, आज इस कहानी के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं सत्या सिंह और आप देख रहे हैं द बुड़बक मंच। दरअसल आज की जो सच्ची घटना है ये असम की है, असम के नागांव की है, जहाँ पर एक 14 साल की लड़की जो कि रोज़ स्कूल से आना, स्कूल से आ कर के अपने गांव से दूसरे गांव लगभग 6 किलोमीटर की दूरी थी, उसके गांव से दूसरे गांव में जहां वो ट्यूशन पढ़ने जाती थी। तो लड़की ट्यूशन पढ़ने रोज़ जाती थी। तो 22 अगस्त के दिन भी वो ट्यूशन पढ़ने गई हुई थी। घर पे उसकी दादी, दादा और एक चाची थी जो उसका इंतज़ार करती थी कि हाँ मेरी भी जो पोती है वो गई है ट्यूशन पढ़ने, वहाँ से लौट करके वो शाम 6 बजे तक घर आ जाएगी। तो 22 अगस्त की शाम 6 बज जाता है। लड़की अपने तय समय पर 6 बजे घर पहुंच जाती थी, लेकिन उस दिन कुछ लेट हुआ। तो 5-10 मिनट लेट हुआ तो घर वालों को भी लगा कि हो सकता है किसी कारणवश कुछ दिक्कत हुआ होगा तो लेट हो रही होगी। लेकिन जब घड़ी की सुई 6:30 का इशारा करती है तो घर वाले थोड़ा परेशान होते हैं कि आज तक इतना दिन हो गया है, बेटी मेरी कभी लेट नहीं हुई और आज 6:30 हो गया और कुछ अता पता नहीं है। तो घर वाले थोड़ा सा परेशान होते हैं, लेकिन फिर भी अपने आप को हौसला देते हैं और हौसला देते रहते हैं। लेकिन जब 6:45 हो जाता है, 6:45, तो घर वाले काफ़ी बेचैन हो जाते हैं। अब उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है लड़की के पास कांटेक्ट करे तो करे कैसे। लड़की के पास मोबाइल नहीं है क्योंकि लड़की की जो उम्र 14 साल थी और ये गांव का इलाका था, तो आज भी गाँवों में लड़कियों को मोबाइल नहीं दिया जाता है। ऐसा अमूमन बहुत सारे गाँवों में ऐसा होता है, जबकि अगर लड़की दूर है तो उसे मोबाइल वगैरह का सुविधा उपलब्ध करवाना चाहिए। कहीं कोई इमरजेंसी हो जाए, कुछ ऐसी बात हो जाए जिससे वो सीधे घर पर कांटेक्ट कर सके, बात कर सके। लेकिन उस लड़की के पास मोबाइल नहीं था, तो घर वाले के पास अब कोई उपाय नहीं था कि उस लड़की से सीधा बात किया जा सके। तो घर वाले परेशान होते हैं। इसी बीच में जो दादा दादी होते हैं वो लड़की के पिताजी को फ़ोन कर देते हैं। पिताजी जो होते हैं वो गुवाहाटी, नागांव की घटना है, आसाम के नागांव की, लेकिन पिताजी जो होते हैं वो गुवाहाटी में नौकरी वगैरह करते थे। और घर पर दादा दादी और चाची रहती थी। ये परेशान थी तीनों। आस पड़ोस के लोगों से भी बात होती है, वो लोग भी परेशान होते हैं कि लड़की गांव से पहली ऐसी लड़की जो बाहर जाती है, पढ़ाई करती है और छोटी सी लड़की है। आस पड़ोस वाले भी परेशान रहते हैं, पिताजी भी आ जाते हैं। अब पूरा गांव लगभग ये बात फैल जाती है, लगभग 7 बज जाता है, 7:30 होता है। लड़की की अब खोजबीन शुरू होती है। इसी बीच उसके एक दोस्त को भी फ़ोन किया जाता है। उस दोस्त के घर पर जब फ़ोन किया जाता है तो बताया जाता है कि वो तो ट्यूशन से सही समय पर निकली हुई है। अब घर वाले मतलब इतना बेचैन हो जाते हैं कि अब उनके मतलब इस हालत में पहुंच चुके थे कि उन्हें अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरी बेटी के साथ कुछ अनहोनी ना हुआ हो, कहीं वो दिक्कत में ना हो। बहुत तमाम चीज़ें घर वालों के मन में दौड़ने लग जाती हैं। घर वाले अपने आप को कैसे भी मनाते हैं। घर वालों के साथ साथ अड़ोस पड़ोस के भी कुछ लोग
अब उस रास्ते पर जाने के लिए तैयारी करते हैं जिस रास्ते से लड़की दूसरे गांव जाती थी। 6 किलोमीटर की दूरी थी उसके घर से जहां वो ट्यूशन पढ़ने जाती थी। अब उस रास्ते पर जब जाने की तैयारी करते हैं तो काफ़ी दूर चलने के बाद गांव के ही एक तालाब के पास, जहां धान का पूरा खेती चारों तरफ से था, वो मेन सड़क थी, उस मेन सड़क पे ये लड़की बेहोश अवस्था में पाई जाती है। अब घर वाले कुछ समझ पाते, कुछ कर पाते, उनका मतलब कुछ भी नहीं समझ में आ रहा कि अब करे तो करे क्या। घर वाले जैसे तैसे उस रात 8 बजे उस लड़की को उठाते हैं। लड़की बेहोश है, बोलने की अवस्था में नहीं है और उसके अंगों को देख करके, उसके शरीर को देख करके लग रहा है कि लड़की के साथ कुछ गलत हुआ है। और ये बात पूरे गांव वालों को समझ में तुरंत आ जाती है कि हो ना हो इस लड़की के साथ दरिंदगी की गई है। अब उस लड़की को पास के ही एक अस्पताल होता है, नागांव मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ले करके जाते हैं उस लड़की को। लड़की का इलाज शुरू होता है, लड़की होश में आती है और डॉक्टर भी ये प्रमाणित करते हैं कि लड़की के साथ दुष्कर्म किया गया है। 14 साल की वो मासूम सी छोटी सी लड़की जो अपने गांव से निकल करके दूसरे गांव जा रही है, पढ़ाई कर रही है, परिवार, उस गांव का नाम रोशन करने का एक सपना बुन रही है, उस लड़की के साथ कुछ दरिंदगे इस घिनौने कृत्य को अंजाम दे करके फरार हो चुके थे। अब अस्पताल प्रबंधन, घर वाले, गांव वाले, पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। पुलिस पहुंचती है और पुलिस के साथ साथ असम सरकार पर भी दबाव पड़ता है। धीरे धीरे ये बात पूरे इलाके से पूरे राज्य में फैल जाती है और राज्य से पूरे देश में फैल जाती है और हर कोई आश्चर्यचकित हो जाता है। ऐसी तमाम घटनाएं आए दिन सुनने को मिल रही हैं। एक तरफ कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर रेप हत्याकांड मामला, दूसरी तरफ महाराष्ट्र में 2 छोटी नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म का प्रयास, और उसके बाद ये आसाम में एक 14 साल की मासूम बिटिया के साथ इस तरीके का बलात्कार का जुर्म किया गया। पुलिस पहुंचती है, पुलिस पर भी काफ़ी ज़्यादा दबाव होता है और सरकार भी हमेशा, जो आसाम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत विश्व शर्मा जी, उनका भी लगातार बयान वगैरह आते रहता था कि जिस तरीके की कार्रवाई बंगाल में, जिस तरीके की घटना बंगाल में हुई है, वैसी घटना अगर किसी हमारे जैसे राज्यों में हो जाए तो हम इस पर त्वरित कार्रवाई करेंगे। और पुलिस भी त्वरित वही कार्रवाई करती हुई दिखती है। अब क्या हुआ नहीं हुआ ये तो खैर समय बताएगा, लेकिन अब पुलिस पर दबाव होता है और पुलिस लड़की के बयान के आधार पर उन आरोपियों की धरपकड़ शुरू करती है, जिसमें बताया जाता है कि 3 मुख्य आरोपी थे और जो मुख्य आरोपी है उसका उम्र 24 साल है, जिसका नाम है तफजुल इस्लाम। ये मुख्य आरोपी था और आए दिन आप सुन रहे होंगे इसके बारे में, कई खबरें भी चल रही हैं अखबार में। तो पुलिस इसको पकड़ती है, हिरासत में लेती है और जो 2 और आरोपी होते हैं वह फरार हो जाते हैं। आइडेंटिफाई उनका भी हो चुका है कि वो कौन है, क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, ये सब कुछ पता है, लेकिन वो फरार हैं। और ये तफजुल इस्लाम जो था ये पकड़ में आ जाता है पुलिस को। अब पुलिस को जब ये पकड़ में आता है तो पुलिस के ऊपर लोगों का काफ़ी ज़्यादा दबाव था कि न्याय तुरंत चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। अब कलकत्ता वाले मामले से सभी कोई परिचित थे और देश में ऐसी तमाम बलात्कार की घटनाएं हैं जिससे लोग परिचित हैं कि इसमें क्या नतीजा आता है। ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं। वहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को हाथों हाथ लेते हैं और न्याय की तुरंत मांग करते हैं और पुलिस पर दबाव भी काफ़ी ज़्यादा था। शनिवार का दिन था, पूरे उस इलाके में प्रोटेस्ट चालू हो जाता है, काफ़ी भीड़ होती है। तो पुलिस देखती है कि भीड़ है तो जो सीन क्रिएट करवाना है, जहाँ पर आरोपी ने घटना को अंजाम दिया है, वो सीन पुलिस क्रिएट करवाना चाहती थी। तो शनिवार की रात में पुलिस ने समय निर्धारित किया, लगभग 3:30 बजे का समय था, सुबह लगभग शनिवार की रात की, जो रविवार का आप सुबह कह सकते हैं। तो शनिवार की वो 3:30 बजे की रात, और उस तफजुल इस्लाम को लेकर के उसी तालाब के पास जाती है और उस पूरे घटना का सीन क्रिएट करवाने की कोशिश करती है, जिसमें और 2 मुख्य आरोपी भागे थे।
जब वहाँ पुलिस लेकर के जाती है तो तफजूल के हाथ में हथकड़ी लगी होती है और उस हथकड़ी को एक कांस्टेबल पकड़ा होता है। तो तफजूल देखता है कि यहाँ पर अब मौका है, यहाँ से भाग लेना चाहिए, इसलिए कि अब पुलिस हमें गिरफ्तार कर ली है तो बहुत कठोर सज़ा तो मिलेगी ही मिलेगी। वो देखता है कि पास में तालाब है, तालाब में कूद करके भाग जाएंगे, अंदर अंदर तैर करके तो बच जाएंगे। और वो कांस्टेबल पर हमला कर देता है, जैसा पुलिस बता रही है, कांस्टेबल पर हमला करता है और उस तालाब में कूद जाता है। तालाब में जैसे ही कूदता है, तालाब बहुत ज़्यादा गहरा था, अब उसके हाथों में हथकड़ी थी, हो सकता है वो तैर ना पाया हो, जिस वजह से वो उस गहरे पानी में डूब जाता है। डूब करके उसकी मृत्यु हो जाती है। पुलिस काफ़ी प्रयास करती है उसे बचाने की, लेकिन अब रात के उस अंधेरे में कोई उस तालाब में उतरा नहीं। पुलिस के पास भी इतनी सुविधा नहीं थी, लाइफ जैकेट वगैरह नहीं थी, तो इस वजह से पुलिस भी ज़्यादा एक्टिव नहीं हुई और तुरंत उन्होंने एनडीआरएफ वगैरह को कॉल किया है। तो एनडीआरएफ की टीम लगभग 2 घंटे में पहुंची और 1.5-2 घंटे का ये पूरा ऑपरेशन चला। ऑपरेशन के बाद उस तफजुल इस्लाम की जो डेड बॉडी है वो बाहर निकाली जाती है उस तालाब से। और अब जैसी उसकी डेड बॉडी बाहर निकलती है, अब इसको आसाम के लोग तुरंत कहते हैं ना, करने का फल तुरंत मिलता है। अब ये तुरंत न्याय वाली भाषा को शुरू कर देते हैं कि जैसा किया वैसा सरकार ने न्याय किया है, पुलिस ने न्याय किया। अब ये तो खैर समय बताएगा न्याय किसकी तरफ से किया गया है, अब इसमें तफजील की गलती है या पुलिस की लापरवाही है, लेकिन जो भी हुआ है वो ठीक ही है एक तरीके से कहा जाए। मैं देखिए जज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो व्यक्ति या जिन लोगों की मानसिकता इस प्रकार की, उन लोगों के साथ ऐसा कृत्य सही है। अब जब गांव वालों को, उसके गांव वालों का, अब वो जो गांव है उसका, वो बोरभेटी का रहने वाला है तफजुल इस्लाम। बोरभेटी गांव में जब ये बात पहुंचती है कि तफजुल की मृत्यु हो चुकी है और अब उसका जो डेड बॉडी है वो गांव में दफनाया जाएगा, तो गांव वाले अब इसका विरोध शुरू कर देते हैं। कहते हैं ना तो उसे कफन दिया जाएगा और ना 1 गज मिट्टी उसकी कब्रिस्तान के लिए दी जाएगी, उसकी कब्र के लिए कब्रिस्तान में जगह दी जाएगी। अब आप सोचिए कि इतना घिनौना कृत्य और मरने के बाद भी इतनी फजीहत। यार सोचो यार, कहाँ जा रहे हो? क्यों किसी को परेशान करना, क्यों हमारी वजह से किसी दूसरे की ज़िंदगी बर्बाद हो, ऐसा कृत्य क्यों करना? और पुलिस के सामने ये बहुत बड़ा दिक्कत थी। अब ना गांव वाले उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, गांव वाले तो यहाँ तक कह दिए कि अब इसके जनाजे में गांव का कोई भी सदस्य नहीं जाएगा, साथ ही साथ उसके परिवार के सदस्यों को गांव से निष्कासित किया गया, बहिष्कार किया गया कि इस परिवार से किसी का कोई ताल्लुक़ नहीं रहेगा। इस तरीके का गांव की तरफ से विरोध, और ये सही भी है, जायज़ भी है, ऐसा होना चाहिए। हमारे आस पड़ोस में रहने वाले सभी दरिंदगों के साथ इस तरीके का बर्ताव किया जाना चाहिए। तो अब बात थी पुलिस अधीक्षक की। पुलिस अधीक्षक स्वप्नेल डेका जो कि है पुलिस अधीक्षक वहाँ के, और उनको भी लेकर के ये सब सारी चीज़ें पूछी गई, तो उन्होंने भी ये पूरा घटनाक्रम को जिस तरीके से बताया है वो मैंने आपको बता दिया कि कांस्टेबल को धक्का दे करके वो भागने की कोशिश कर रहा था, जिस वजह से तालाब में गिर करके उसकी मृत्यु हो गई है। अब ये सारी चीज़ें मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा से पूछा जाता है, तो उन्होंने भी कहा है कि ये पश्चिम बंगाल नहीं है, ये आसाम है। खैर न्याय तुरंत हुआ है, लेकिन हमें और आपको बैठ करके सोचने की ज़रूरत है कि क्या एक लड़की जो अपने गांव से निकल करके दूसरे गांव जा रही है, जो पढ़ने में इतनी तेज़ है, क्या इस एक घटना से उस पूरे गांव पर असर पड़ेगा? कितना असर पड़ेगा? भविष्य में क्या कोई लड़कियां उस गांव से निकल करके बाहर जाएंगी पढ़ाई करने? डरेंगी। लोग डरते हैं कि उसके साथ ऐसा हुआ है, कहीं हमारी बिटिया के साथ ऐसा ना हो। खैर, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है, बस आपको जागरूक करना है। समाज में ऐसे दरिंदगे अभी भी हैं जिन्हें हमें चिन्हित करने की ज़रूरत है, और समय रहते उन्हें पुलिस और प्रशासन के सुपुर्द करने की ज़रूरत है, जिससे समाज में ऐसी घटनाएं न घटित हों। इन चीज़ों को समय रहते रोका जा सकता है।